मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं चुनाव हारी नहीं हूं, मुझे चुनाव हराया गया है। भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर 100 सीटें लूट ली हैं, ऐसा कहना है टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की सत्ता में 15 सालों तक एक छत्र राज करने वाली ममता आज ऐसा बयान क्यों दे रही हैं? टीएमसी अपनी हार क्यों नहीं पचा पा रही? और चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी भी प्रमुखता से सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों में कितना दम है? क्या सच में कोई खेला हुआ है बंगाल में और उसी खेला की वजह से बीजेपी की संख्या 200 के पार पहुंची है? इस पर ही आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही टीएमसी का भविष्य क्या होने वाला है, ममता ने जो आगे की रणनीति का खुलासा किया है कि वो इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक करेंगी और आगे की प्लानिंग करेंगी, उस पर भी बात करने वाले हैं। क्या कुछ भविष्य में हो सकता है? हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुना देते हैं जो दिन भर से आज मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, जिसमें वो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. तो आपने ममता बनर्जी को सुना, उनके दाईं ओर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बैठे हुए हैं और ममता जो कह रही हैं उसमें एक बात बहुत ज़्यादा ही गौर करने वाली है। उनका दावा है कि कल भवानीपुर में जब काउंटिंग हो रही थी उस दौरान उनके साथ मारपीट हो गई थी, उन्हें लात मारी गई थी, ऐसा भी ममता बनर्जी का दावा है। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये चुनाव आयोग ही बता पाएगा। काउंटिंग सेंटर के अंदर क्या हुआ ये चुनाव आयोग ही भली भांति इसकी सफाई दे पाएगा, लेकिन बीजेपी की ओर से ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया जा रहा है। भाजपा के नेता कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज हमारे साथ बातचीत में कई सारे खास मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ सुजाता पांडे जी जुड़ रही हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही राम कुमार पाल जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सुजाता जी के पास चलते हैं। सुजाता जी, चुनाव आयोग और भाजपा दोनों की साठगांठ थी, पहले से ही नतीजे तय थे। ममता का कहना है कि जब पहले दौर का पहले चरण का मतदान हुआ था उस वक्त ही बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 190 जीतेंगे, 200 जीतेंगे। इनको कैसे पता था ये इतनी सीटें जीतेंगे? पहले से ही साठगांठ कर रखी थी, चुनाव की सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। देखिए, ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलने में उनका कोई सानी नहीं है। अगर आपको याद होगा कि पिछला इलेक्शन 2021 का जो हुआ था उसमें भी वो जो थोड़ी सी मामूली चोट को उन्होंने कितना बड़ा बना दिया था। एक पूरे पैर पे प्लास्टर लगा के व्हील चेयर पे बैठ के सिंपैथी वोट काटने निकल गई थी। और उसके बाद एक बात बताए, जो इसी पे बात करते हैं तो क्या वो 90% जो वोटर टर्नआउट हुआ है बंगाल में उन पे भी लांछन नहीं लगा रही है? क्योंकि लाइन्स तो आप सबने देखी, हम सबने देखी कि कैसे भारी जो इतनी चिलचिलाती हुई धूप थी, कहीं पे बारिश हो रही थी, पर लोग हट नहीं रहे थे, लोग बूथ पे जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि इस बार छापा वोट नहीं पड़ा है, इस बार हम वोट देके आएंगे। तो क्या ममता बनर्जी जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाती हैं तो क्या वो जिस बंगाली अस्मिता की बात करती है, जिस माँ माटी मानुष की बात करती है, उस पे सवाल नहीं उठा रही है? रही बात की कि भाई भाजपा को कैसे पता था कि वो पहले फेज में इतने नंबर जीतेंगे? पहले तो अर्थमेटिकली आप देख ले तो ये भाजपा का फर्स्ट फेज वाला जो था वो भाजपा वहां पे मजबूत रही थी। हर चुनाव दर चुनाव भाजपा ने बढ़त हासिल की थी। जहां तक नंबर्स की बात है तो मुझे तो लगता है कि ममता बनर्जी कह रही थी कि हम तो 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 250 सीटें जीतेंगे। अब ममता बनर्जी को कैसे पता था? यहाँ तो उनके मंत्री जो थे वो तो ताल ठोक के ये कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री को नरेंद्र करके बुला रहे थे और जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे थे, उनको ये बताइए कि उनको इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था? शायद कॉन्फिडेंस उसी बातों से आ रहा था जो इलेक्शन कमीशन ने नहीं होने दिया, जो कि सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने नहीं होने दिया। हमने देखा कि कैसे फाल्टा में क्या क्या हुआ, वहां पे तो आप बीती सुनाई दी ना हमको। कहां पे लोग जब आके कह रहे थे कि टीएमसी वालों ने आके उनको धमकाया, ये कहा कि अगर टीएमसी को वोट नहीं किया होगा तो फिर तुम्हारी जो बहन बेटियों का तुम्हारे सामने रेप कर देंगे। अब आप क्या कहेंगे उनसे? वो भी प्रोपेगेंडा था क्या?
आप बताइए, जो आरजे कर में हुआ, जो सबने देखा, जिस तरह से भद्रलोक भी ये जान गया कि ममता बनर्जी विक्टिम कार्ड सिर्फ खेलती हैं, और वो माँ माटी मानुष का जो वो नारा देती है वो कुछ नहीं है, बस एक फसाड है, एक नैरेटिव है। क्योंकि अगर माँ माटी मानुष की बात होती तो आरजे कर का जब 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 उस पे विरोध हो रहा था, जब लोग सड़कों पे थे, सुजाता तो जी, ममता बनर्जी की पुलिस उन पे डंडे नहीं बरसाती। आपके पास आएंगे मैम, हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम मैं कुमार सिर्फ जी 5 के सेकंड में अपनी बात खत्म जी जी करती हूँ वैभव। मुझे लगता है कि देखिए 3-4 चीजें हैं समझने के लिए। एक, ममता बनर्जी को ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, जो नहीं करेंगे क्योंकि उनका काडर उससे नाराज हो जाएगा। लेकिन वो ये समझना चाहिए उनको कि उनके 3 जो बड़े बड़े पिलर्स थे, जो कि मुस्लिम का जो उनके साथ गया, महिला उनसे छूट गया, और भद्रलोक वो भी उनसे छूट गया। तो जब एक मकान 3 पिलर से खड़ा हो, 2 पिलर ध्वस्त हो जाए, तो एक पिलर कितना भी मजबूत हो वो मकान को खड़ा नहीं रख सकता, और यही बंगाल इलेक्शन में हुआ है। चलिए आपके पास आएंगे, प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने भी कुछ कहा है, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य दल टीएमसी की हार पर खुशियां मना रहे हैं। उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के बीजेपी के मिशन की ओर एक बड़ा कदम है। छोटी छोटी राजनीतिक बातें छोड़ दें, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे देश और लोकतंत्र की बात है। तो राहुल गांधी का भी ऐसा कहना है कि टीएमसी की हार में कांग्रेस पार्टी के लोग खुशियां ना ढूंढें, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। प्रदीप जी, प्रेम कुमार जी, आप कल के चुनावी नतीजों को कैसे देख रहे हैं, खासकर बंगाल में? देखिए, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब काउंटिंग चल रही थी उस दिन हम सब कहीं न कहीं बैठे हुए थे, चैनल्स में ही बैठे थे, और काउंटिंग का जो नतीजा आ रहा था, तो पोस्टल बैलेट की गिनती तो 8:30 बजे तक हुई नियमता, उसके बाद बच जाएगी, तो बाद में फिर ईवीएम की शुरू हो जाती है। लेकिन 293 वोटों का रुझान कब आया पता है? जब 4 बजे के बुलेटिन में मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, 4:10 पर 293 सीटों का रुझान आया। क्यों भाई? पूरे चैनल 170-75 तक ही सिमट करके दिन भर दिखाते रहे, और वो पोस्टल बैलेट का आंकड़ा भी आपको 4:10 पर आ रहा है। तो ममता बनर्जी जो बोल रही ना, उसको तो हम लोग फील कर रहे थे कि ये इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेक किया जा रहा है, आंकड़े बदले गए हैं। ये बात ममता बनर्जी बोल रही है, हम नहीं बोल सकते चूंकि हम उसके पार्टिसिपेंट तो हैं नहीं। लेकिन ये जो चीजें हमने देखी, आपने देखी, वो तो सबके सामने है कि पोस्टल बैलेट की गिनती 8:30 बजे तक आई, लेकिन 293 सीटों की नहीं आई, 160-70 की बताते रहे। सेलेक्टिव ढंग से बताया गया, सेलेक्टिव ढंग से बीजेपी को आगे बढ़ाया गया, और एक माहौल बनाया गया स्ट्रॉन्ग काउंटिंग सेंटर पर, और इस तरीके से दबाव में आए। वहां पर सेंट्रल पुलिस ने उन पर दबाव डाला, यहां तक कि ममता बनर्जी को जब लात मार सकते हैं तो किसी और को भी मारा जा सकता है। ये सारी घटनाएं घटी हैं। तो इन घटनाओं के बीच में अगर ममता बनर्जी ने एक बात कही, जिसका कि अभी तक आपने चर्चा नहीं की है, कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, यही तो कहा है उन्होंने। तो ममता बनर्जी एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ी हुई हैं जब SIR का मामला था, और उनके खड़े होने से करीब 40 लाख वोटर्स की वापसी भी हुई, 93 लाख में से ये भी हुआ। तो वो उनको पता है कि गद्दी तो हमें छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी तो जाएगी, क्योंकि हम इस्तीफा नहीं देंगे तो गवर्नर बर्खास्त करेगा, चाहे मंत्रिपरिषद बर्खास्त करे या उनको बर्खास्त करे, किसी भी रूप में सरकार जाएगी, तो गद्दी तो छोड़नी पड़ेगी। फिर भी अगर वो कह रही हैं तो इसका मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रही हैं। उनको हम ये नहीं कह सकते, हमने कई लोगों को सुना कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही है, ममता बनर्जी मूर्ख है, ममता बनर्जी को ज्ञान नहीं है, ममता बनर्जी को संविधान का पता नहीं है। सब कुछ पता है, लेकिन वो एक राजनीतिक लड़ाई को एक मुकाम तक ले जाना चाहती है। ये सही है कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक दल, एक जो चुनाव चोरी का बड़ा मुद्दा रहा है, सभी समय पर एकजुट नहीं हुए। अब सबकी फीलिंग हो चुकी है, अब सबको लगता है कि इस विषय पर काश हम पहले साथ दिए होते। तो इस फीलिंग के साथ में वो इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे हैं, और ये लड़ाई को वो आगे ले जाना चाहते हैं। यही विश्लेषण तो यही कहता है।
अब चुनाव नतीजों पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये और बोलने की हमें आवश्यकता नहीं है। डिस्प्यूट सामने है, अपोजिशन अपनी मतलब वहां का सत्ता पक्ष जो अब अपोजिशन होगा वो अपनी बात रख रहा है। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, रामकुमार पाल जी के पास चलते हैं। रामकुमार पाल जी, आपने भी ममता दीदी को सुना ही है, आज उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कह रहे हैं उनके साथ मारपीट भी हुई है, उन्होंने वो ये बात बार बार दोहरा रही हैं, कल भी कहा था, आज भी वो कह रही हैं। आपको क्या लगता है, केंद्रीय बलों का इतना दखल था इस चुनाव में, सच में क्या प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जो टीएमसी का कहना है, साफ तौर पे आरोप जो लग रहे हैं? जी, ये कैसे हो सकता है, वो भी चुनाव मतदान केंद्र के अंदर, और वो आज भी मुख्यमंत्री हैं। 7 तारीख तक तो रहेंगी जब तक विधानसभा का समय पूरा नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री के साथ उसका प्रोटोकॉल होता है, कैसे कोई हाथ लगा सकता है? ये टोटल ही नौटंकी है। और हमारी सुजाता बहन ने बताया कि पहले बार हाथ तोड़े थे, पैर तोड़े थे, न क्या क्या करे थे। ये टोटल नौटंकी है। और दूसरी बात, चुनाव तो 5 राज्यों में हुआ, विशाल जीत तो तमिलनाडु में भी टीवीके की हुई, और केरल में भी हुई। केरल में तो हमारे 3 ही सीट आई। और उसके बाद भी, अरे भाई, 100 लोगों में से 93 लोगों ने वोट दिया, और डायरेक्ट वोट दिया। ये लड़ाई टीएमसी और जनता की थी। प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने, सेंट्रल फोर्सेस ने जनता जनार्दन को प्री पोल मतदान करने का अधिकार दिया। वही विपक्षियों के गले नहीं उतरता, वही इनको तकलीफ होती है। तो ये जो इनके कार्यकाल में रत्न रंजित चुनाव होता था, हिंसा का चुनाव होता था, तो क्या ममता बनर्जी पुल बसा रही थी उस समय? ममता बनर्जी का आपने बयान देखा होगा कि मैं अगर 3 मिनट के लिए अपनी आंखें फेर दूं तो तुम्हारे 13 बज जाएंगे। ऐसे ऐसे उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने स्पीच दी है। क्या जनता को फ्रीडम नहीं होना चाहिए? जनता के हजारों सोशल मीडिया पे बाइट्स है, वीडियोस है कि हमें वोट डालने नहीं देते। मोटरसाइकिल क्यों बंद की? वहां पे जाके बुरबुर करते थे, डराते थे। और बड़ी बात मैं नहीं करता, बहुत पुरानी बात नहीं करता। ये फालदा के अंदर 15 सीटों पे 15 मतदान बूथों पर मतदान हो रहा था। इन्होंने वो औकात अपनी दिखाई जहांगीर शेख में। टेप लगा देना, सेंट लगा देना, उनके हाथों को सूंघना, बाद में बोले वहां पे जाके उनके घरों को चिन्हित करना सफेद इससे, वो सब इनको नहीं दिखाई देता। पता नहीं विरोधी क्या करना चाहते हैं। पाड़ा कल्चर को नहीं भूल जाते हैं। जो पहले सीपीएम के समय कैरम क्लब थे, उसको पाड़ा कल्चर किया, उसको 5000 करोड़ का फंड भी दिया पाड़ा कल्चर क्लबों को। तो पुलिस वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष हर पुलिस स्टेशन में बैठता था। क्या था वो? किस तरह कराएंगे? जब वहां भी तो विश्वास नहीं था, वहां जनता की सेफ्टी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी। 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, उसके पक्ष में कोई नहीं है, कोई भी पक्ष नहीं है। और कई बार वो कह चुके कि सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी, आपका क्या होगा? पहली बार उन्होंने अपने पुलिस को भी धमकी दी कि आप सेंट्रल फोर्सेस के साथ काम कर रहे हो, ये सेंट्रल फोर्सेस जाने के हम आपको देख लेंगे। ये ममता जी के बयान है। अभिषेक बनर्जी के तो बयान तो क्या क्या थे, उसकी मैं चर्चा ही नहीं करता। और कोई मैं बहुत पुरानी बात नहीं करना था। इसी चुनाव के अंदर क्या क्या उन्होंने कहा गया, क्या क्या किया गया। क्यों भाई किसी अधिकारी का विरोध करते हो? चुनाव स्वच्छ और साफ कराना गलत है। और बंगाल के साथ साथ 5 राज्यों को देखना चाहिए, कलकत्ता और तमिलनाडु को भी देखना चाहिए। 63 सीटें जीती है ना कांग्रेस ने, 15-16 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती है ना। यूडीएफ गठबंधन था। तमिलनाडु में 108 सीटें टीवीके ने जीती है, तो उसको क्या कह दे? लूट लिया उन्होंने चुनाव। उन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज कर दिया, या वो चुनाव आयोग ट्रम्प का था? अच्छा है, ये तो नसीब है कि विपक्षी ये नहीं कहते कि वो चुनाव आयोग ट्रम्प का था। ये भी कह दे तो कोई ऐतराज नहीं होगा और कोई अजूबा नहीं होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, सुजाता जी के पास चलते हैं। विपक्ष बार बार 2 चीजों पर बात कर रहा है। एक तो एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। ओवैसी आज खुद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बात कही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 बड़े राज्य, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, और 2 बड़े राज्यों के 2 मुख्यमंत्री जिनकी अपनी पार्टी है, जो पार्टी सरकार चला रही थी, वो अपनी सीट हार जा रहे हैं। स्टालिन हार गए, भवानीपुर में ममता हार गई, और वो कह रहे थे कि दोनों ही सीटों पर एसआईआर के जरिए बहुत सारे नाम काटे गए थे, उसका प्रभाव दिखा है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि भाजपा से अब लड़ाई बराबरी की बची ही नहीं है।
भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही वो काम कर रही है, उसको सरकार चलाने से मतलब होता नहीं। केंद्र के सारे मंत्री पश्चिम बंगाल में लगे हुए थे, भूपेंद्र यादव डेरा डाले हुए थे और तमाम दूसरे राज्यों के विधायकों को बुला लिया गया था। अभी मैं देख रहा था कि भवानीपुर में राजस्थान के 8 विधायक पहुंचे हुए थे सिर्फ शुभेंदु का चुनाव देखने के लिए। तो ये किस तरह का लोकतंत्र हुआ कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही सारे देश के जितने भी अलग अलग भूभाग में सरकार चलने वाले विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, उनको झोंक देना सही होगा? वैभव, शायद यही कारण है कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है और ये लोग अपनी जो कभी भी एक बार सरकार चली जाती तो वापस नहीं आते, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी समझ ही नहीं रहे हैं। भाजपा जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग करती है, वो चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, चाहे वो किसी असेंबली इलेक्शन के चुनाव हो और चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, आप देख लीजिए, लिस्ट निकाल के देख लीजिए, कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता। नेताओं को निर्देश होता है वहां जाने का, वो चाहे किसी भी पद पे बैठे हों और कितने भी बड़े रसूख के नेता हों, उनको जो क्षेत्र दिया जाता है वहां उनको काम करना होता है। और यही शायद डिसिप्लिन है, यही डिसिप्लिन है कि जब भाजपा के बैठे हुए मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है महाराष्ट्र में, तो कोई चूचा भी नहीं करता, उस कोई भी रेजिग्नेशन की बात भी नहीं होती। हेमंत बिश्व शर्मा को बैठा दिया गया, दूसरे को हटा दिया गया, सारे चेंजेस किए गए। तो ये सब पार्टी डिसिप्लिन से आता है, क्योंकि भाजपा जो है एक आरएसएस से निकली हुई, वहां पे डिसिप्लिन ही सब कुछ है, कार्डर बेस्ड है, तो वहां पे ये उनका सिस्टम है। इसमें कोई, अब ये अगर आपको ये तो मतलब उनके संवैधानिक दायरे में भी आता है, वो जिसको चाहे वो वहां कर सकते हैं। और क्या दूसरी पार्टियां जब उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो कैंपेन नहीं करते थे? क्या मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा करते थे, वो उन्होंने कोई कैंपेन नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी जब देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने इमरजेंसी लगा के इस देश के सारे राइट्स, सारे सिटीजन राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया था, तभी भी जब बाद में चुनाव हुआ था या उसके पहले जब चुनाव हुआ था, तो क्या वो राज्य नहीं जाती थी? क्या ये सच नहीं है कि 90 से ज्यादा सरकारों को कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया था क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार जनता ने नहीं चुनी थी? तो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। जब बात जहां पर ये आती है कि भाई ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होती है ना जब आप जनता से जुड़े रहे। क्या ये सच नहीं है, अगर कोई भी ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, तो क्या ये सच नहीं है कि बंगाल में जिस तरह से माँ माटी मानुष की बात करके ममता बनर्जी आई और उन्होंने अपने वो लेफ्ट का पूरा सिंडिकेट ही अपना लिया, वो सिंडिकेट, वो कट मनी, वो तोलाबाजी, वो स्कैम्स, वो पार्था चैटर्जी के घर से निकलते हुए नोटों के बंडल, एसएससी स्कैम्स, जिस तरह से टीचर्स की जो घटती हुई, जो लोगों के हक मार के, जो टीएमसी के नेता के बेटे बेटियों को जो पद दी गए, क्या ये सब पब्लिक के सामने नहीं था? क्या आरजे कर में जो हुआ और जिस तरह से ममता बनर्जी गायब रही, जो भद्र लोग कभी इन सब चीजों में पड़ता नहीं था, वहां पे आपको वो तस्वीर तो याद होगी ना, एक बूढ़े इंसान ने एक हाथ में डंडा लिए हुए, वो जिसपे वाटर कैनन जो जब लगाया जा रहा था, तो क्या वो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही थी? वो ममता बनर्जी के कहीं आ रही थी और उनके घर से आ रही थी। और जब बात करते हैं कि भाई ममता बनर्जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है क्योंकि जब ट्राइबल औरतों ने संदेश खली में जो हुआ और जो बरसों से हो रहा था, वो ममता बनर्जी का खास इंसान था, किस तरह से उसको शील्ड किया गया कोलकाता पुलिस ने, कैसे वो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो, उसके क्या क्या जतन किए गए, क्या वो मीडिया ने नहीं देखा? आप क्या बात करते हैं? जो आरजे कर की जो विक्टिम थी, उनकी माँ को जिस तरह से उनके मुंह पे जो स्याही फेंकने की कोशिश की गई, काले झंडे दिखाए गए, हूट किया गया, उनके बाल नोचे गए, तो क्या वो जो टीएमसी की हरकत नहीं थी? आप कैसे कह सकते हैं? सुजाता जी, आप भी राजनीति देखती समझती रही हैं, पिछले कई चुनाव को देखा है आपने। आपको नहीं लगता कि भवानीपुर में ममता का हार जाना ये सबको बहुत अखर रहा है, किसी को पच नहीं रहा कि वहां कैसे हार सकती हैं? जी देखिए वैभव, कल ये प्रश्न था जब मैं एक दूसरे चैनल पे थी, तो ये वहां पे भी ये डिस्कशन चल रहा था और मैंने हमेशा से कहा है कि जब जनता त्रस्त हो जाती है, तो जब जनता त्रस्त हो जाती है तो वो संदेश ना शीर्ष से देती है। उस समय ममता बनर्जी ट्रेल नहीं कर रही थी, उस समय ममता बनर्जी 16,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन मैंने उस चैनल पे कहा था कि ममता बनर्जी हार जाएंगी यहाँ से। इसलिए हार जाएंगी क्योंकि जनता जब सोच लेती है कि मुझे संदेश देना है, तो वो एकदम ऊपर टॉप से देती है। और अगर आप देखेंगे लिस्ट, तो ममता बनर्जी के एजुकेशन मिनिस्टर हारे हैं, ममता बनर्जी का के जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो हारा है। मतलब एक एक लिस्ट आप निकाल लीजिए पूरा। मैं तो अभी वही देख रही थी कि किस तरह से ममता बनर्जी के 35 मिनिस्टर्स सारे के सारे हार गए। क्या संदेश है?
ममता बनर्जी खुद भी हार गई है 15,000 से, ये भी एक बात है, लेकिन उनके सारे मिनिस्टर्स भी हार गए हैं। ये संदेश ये है कि सरकार जनता से कट चुकी थी और यही कारण है कि ममता बनर्जी वहां से आ रही है। और ये नहीं होता अगर भद्रलोक की महिलाएं, भद्रलोक बाहर नहीं आता, क्योंकि जो आरजे कर हुआ, वैभव, मैं हमेशा हर चैनल पे कहती हूँ कि जिस वक्त ममता बनर्जी ने आरजे कर की विक्टिम को ये कह दिया कि 10 बजे के बाद तुम क्या करने गई थी, महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद देखनी होगी, जिस तरह से वो विक्टिम को जो भी हुआ वो टीएमसी का आदमी निकला और जिस तरह से उसको एक प्रमोशन दिया गया बाद में जाके और सिर्फ एक को पकड़ा गया, उसी दिन ममता बनर्जी ने भद्रलोक का दिल तोड़ दिया। ममता बनर्जी उसी दिन कलकत्ता हार गई थी। आपके पास आएंगे मैम। चलिए प्रेम कुमार जी के पास चलते हैं। प्रेम कुमार जी, बड़े नेता कैसे हार जा रहे हैं? स्टालिन अपने गढ़ में कैसे हार गए? उनके पिताजी कभी चुनाव नहीं हारे, वो कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन इस बार हार गए। और ये जो बीजेपी कर रही है पिछले कई चुनाव से, जैसे हमने दिल्ली में देखा था, प्रवेश वर्मा सांसद हुआ करते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, कहा गया आपको विधानसभा लड़ना है नई दिल्ली से, केजरीवाल को उन्होंने हराया। नंदीग्राम से विधायक थे शुभेंदु, उन्हें जरूरत नहीं थी 2 सीटों से लड़ने की, फिर भी अमित शाह ने कहा नहीं आपको भवानीपुर में भी लड़ना है क्योंकि वहां पर ममता को हराना है। इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, जब व्यवस्था तानाशाही की ओर प्रवृत्त होती है तो ऐसी घटनाएं होती हैं कि मुख्यमंत्री राज्यसभा में जाता है, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हो जाता है और मंत्री को विधानसभा चुनाव लड़ाया जाता है इस्तीफा दे करके। ये सारी घटनाएं होती, मनमाने तरीके से जब लीडरशिप चलता है तो ये सारी चीजें होती, तो उसको डिसिप्लिन का नाम दिया जाता है। इलेक्शन में ममता बनर्जी लगातार आगे चल रही थी, 30,000 तक की लीड थी, उसके बाद वो उलट करके हार जाती हैं। और नरेंद्र मोदी जी लगातार पीछे चल रहे थे, उसके बाद वो पलट करके जीत जाते हैं। ये 2 उदाहरण काफी हैं चुनाव व्यवस्था को बताने के लिए। भाई, एक में आगे चलता हुआ नेता पलट करके हार जाता है और एक में पीछे चलता हुआ नेता पलट करके जीत जाता है। ये काफी है उदाहरण बताने के लिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, जैसे ये बातें जो विपक्ष के लोग कहते हैं, वो बातें उस वक्त जब काउंटिंग होती है तो वहां पर दोनों, मतलब जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनके प्रतिनिधि तो वहां पर मौजूद होते हैं ना। खेल कहां हो जाता है फिर, अगर आपका आरोप जो आप जैसी बातें कर रहे हैं? मेरा कोई आरोप नहीं है, मेरा तो तथ्य है, ये हुआ है ना। आप बोलिए नहीं हुआ है तो बोलिए नहीं हुआ है, जो हुआ है वह तो मैं बता रहा हूं, उसके मतलब समझा रहा हूं जी। मेरा कोई आरोप थोड़े है, मैं कोई आरोप नहीं लगाता। अगर आरोप लगता है तो मैं वापस लेता हूं, कोई आरोप नहीं लगाना है मुझे, मैं तो बात रख रहा हूं। दूसरी बात यह है कि ये बार बार कहा जा रहा है आरजी कर और दूसरी घटनाएं। पश्चिम बंगाल में तो 2-3 घटनाएं इनके पास गिनाने के लिए है। अरे उत्तर प्रदेश में तो भरे हुए हैं घटनाएं, भरी हुई है घटनाएं, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। वहां पर तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होता, प्रो इनकम्बेंसी होता है ना। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो इसलिए हार गए कि ये 2-3 घटनाएं घटी। अरे ठीक है, सरकार में भ्रष्टाचार भी था, कटमनी प्रैक्टिस भी था, कानून व्यवस्था का भी सवाल था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा मजबूत हो गया था कि वो 77 से 200 पार हो जाएंगी, ऐसा दिख नहीं रहा था, लेकिन ये हुआ है। तो इस चुनाव पर अविश्वास के कई कारण भी हैं और लगातार अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कैरेक्टर दिखे हैं। यहां भी एक कैरेक्टर दिखा है, वो कारण है, उसको लेके ममता बनर्जी आवाज उठा रही है। तो ममता बनर्जी को मतलब नकार देना कि वो ड्रामेबाज है, वो ड्रामा करती है, चोट लगी थी पिछली बार वो ड्रामा था, इस बार मार दिया वो झूठ था। मतलब ममता बनर्जी पर को ही आप खारिज कर दीजिए कि वो ड्रामेबाज है। भाई कितना किस हद तक हम लोग जाएंगे, ये तो समझिए। ममता बनर्जी को अगर किसी ने लात मारी तो वो सबूत मांग रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं कि सब वहां पर सीसीटीवी तोड़ा गया है, तो उस टाइमिंग की चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए, जिस टाइम पे सीसीटीवी टूटा होगा, फुटेज में ब्रेक होगा, नहीं आ रहा होगा, ममता बनर्जी की जो टाइमिंग होगी पहुंचने की, मैच कराई जा सकती है। जांच भी नहीं करेंगे, अविश्वास भी करेंगे, ममता बनर्जी को ड्रामेबाज भी बताएंगे, ये क्या हो रहा है? चलिए प्रेम कुमार जी आपके पास आएंगे, रामकुमार पाल जी के पास चलते हैं। रामकुमार पाल जी, 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। बीजेपी की संख्या 240 पर अटक जाती है, एनडीए 290 के पार होता है, कांग्रेस पार्टी 100 के करीब पहुंच जाती है। उस वक्त कहा गया कि अब बीजेपी का ढलान शुरू हो गया है, बीजेपी का स्वर्णिम युग जा चुका है, मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट देखी जा रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं
बीजेपी हरियाणा जीतती है, महाराष्ट्र में एक तरफा जीत हासिल करती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे और भी कई सारे राज्यों में सरकार बनाती चली जाती है। बिहार में कितना अब तो बीजेपी का सीएम बन चुका है, और अब पश्चिम बंगाल में हमें जो कुछ देखने को मिल रहा है, दिल्ली में आप लोग केजरीवाल को हरा देते हैं। अरविंद केजरीवाल का ही आज एक एक्सपर्ट पोस्ट आया है, इसी से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि जिस दिल्ली और बंगाल को मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई थी बीजेपी, यानी जब मोदी जी की लहर थी उसकी चरम सीमा पर भी जब दिल्ली और बंगाल को भाजपा नहीं जीत पाई थी, 2015 में दिल्ली और 2016 में बंगाल, 3-3 सीटें आई थी बीजेपी की, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये विपक्ष के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल का सवाल है। अरे भाई, झूठों की कहां बारात लगा रहे हो आप? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 में 282 सीटें किसकी सरकार थी? उससे पहले बीजेपी की सरकार थी कि कांग्रेस की थी? और मैं आपको बताना चाहता हूं चुनाव का अंतर। 2021 में टीएमसी ने 48% लाया था, बीजेपी का 37.95 था और कांग्रेस का 30% था, 3%। अब 2026 में क्या हुआ है? बीजेपी का 47.2 हुआ है, टीएमसी का 40.5 हुआ है, कांग्रेस का 9.3 हुआ है। तो ये कांग्रेस ने 9.3 से ऊपर लाया, किसके वोट लाए, किसकी सीटें काटी उन्होंने? और अन्य जो पहले 3% कांग्रेस ने लाई थी, 3.1 अन्य ने लिया है। तो ये टोटल 12-13% वोट किसके गए? अरे ये वोट काटे हैं इनके ही। पहले तो कांग्रेस 294 पे नहीं खड़ी थी, तो ये आप उसको कैलकुलेशन नहीं देखेंगे क्या? और पहले फेज के अंदर 152 में 117 सीटें जीती गई है अभी, और सेकंड फेज के अंदर 89 सीटें बीजेपी के पाले में आई, जबकि पहले चुनाव में 18 सीटें थी, सिर्फ 18। तो ये सब जो चुनाव एआई जनती और या हमारे जेएसएफ या कांग्रेस या लेफ्ट लड़ी है, ये मुसलमानों का वोट बटा है। तो ये टीएमसी 87 सीटों पे 2021 का देख लेना, शुरुआत करती थी। इस बार भी 63 सीटें वहीं से निकाली है उन्होंने। ये वोट जो चुनाव सबके लिए। और दूसरी बात, ये फ्रीडम की बात कर रहे थे। अरे भाई साहब, जाके चर्चा कर लो प्रेम जी, देख लीजिए किसी की पार्टियों के पोस्टर बैनर नहीं रहते थे, वो पाड़ा कल्चर वाले लेके जाते थे निकाल कर। अभी लगा कि सुबह गायब, टीएमसी के पोस्टर बैनर क्यों नहीं गायब होते थे? पूरे देश के अंदर ऐसा कहीं होता है कि विपक्षियों के पोस्टर बैनर गायब, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे लेफ्ट के हो? इसको आप प्रजातंत्र, इसको आप लोकतंत्र कहते हो? और आपके जो मरे हुए लोग जो भी 2021 में पलायन किए हैं, जिनकी 53 लोगों की हत्याएं हुई थी, ये तो पहला चुनाव है बिना हिंसा के हुआ है। जितना भी सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग ने मेहनत की है और जो फ्रीडम दिया है, वो फ्रीडम का वोट है। आप उन लोगों के खिलाफ बात करते हो जिसकी तुमने 2021 में पोस्टपोन वायलेंस की है। वो क्या मानव नहीं थे? वो इंसान नहीं थे? और मैं दूसरी बात करता हूं, जो ममता जी कह रहे थे कि मैं 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर दूं तो तुम्हारे 12 के 13 बज जाएंगे, ये क्या बीजेपी ने बुलवाया था? अभी से जो शेख उनके जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने क्या क्या किया अजय पाल के लिए? उनके दत्ता जो दत्ता करके वक्ता है, वो उन्होंने क्या क्या कहा? ये सब कुछ नहीं है। अरे ममता जी ने खुद स्वयं पहली बार पुलिस के खिलाफ बोला है, पहली बार, कि भाई पुलिस वाले सेंट्रल फोर्सेस के बीच में काम कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं चुनाव जीतूंगी तो चुनाव के बाद देख लूंगी। चुनाव के बाद किसको देखने की धमकी दे रहे थे? और 226 सीटें चुनाव से पहले यही लोग बोल रहे थे। इनको कहां से पता लग गया कि हमारे 226 आने वाली है? सारे चैनलों पे 226, इनके प्रवक्ता, इनके जो थे, ममता जी ने स्वयं कहा हमारी 226 आएगी। तब इनको पता लगा तो वो कोई बात नहीं। और हम लोगों को अगर कोई एग्जिट पोल बता रहा है, वो कोई संस्थाएं बता रही है, एक्सेस माइंड ने तो बताने से इनकार कर दिया कि 70% लोग बता ही नहीं रहे कि हमने किसको वोट दिया है। क्यों नहीं बता रहे थे? डर था। लोग कई वीडियो में कहे हैं कि हमने अभी कुछ भी कहा तो कल आप तो चले जाओगे, वो वीडियो देख के हम पे हमला करते हो। ये सब झूठ है क्या? एक विपक्ष के प्रेम कुमार जी, गैर जिम्मेदार जी विपक्ष गैर जिम्मेदार है
सुजाता और जी के गैर पास जिम्मेदारी की चलते बातें हैं। रख रहा है। सुजाता जी, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आगे क्या होगा। ममता बनर्जी की आज की बातों से लग रहा है कि जैसे उनके पास सबका फोन गया है, राहुल सोनिया का गया है, उद्धव ठाकरे जी ने फोन किया है, हेमंत सोरेन जी ने फोन किया है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं कोलकाता। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? आगे क्या इंडिया गठबंधन फिर से एकजुट होगा? और इस बार क्या लगता है कि कांग्रेस ने भी अंदर खाने, कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि ममता हार जाए? क्योंकि 2024 में याद है कि कैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को एक तरह से अपमानित करने की कोशिश की थी कि अरे आप तो अमेठी हार गए, 40 सीटें भी नहीं आएगी आपकी, ऐसा करके। इस बार कांग्रेस अलग क्यों लड़ी? और राहुल ने रैली में जाकर बोला भी था कुछ। देखिए, वो आप जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत सारा कुछ आपको पता करना हो तो आप थोड़ा सा एक डिपस्टिक कर लेते हो। वो अगर वो आपको जानना कि कांग्रेस का क्या था मिजाज, तो वो आप अधीर रंजन चौधरी के सीट से कर लीजिए, अधीर रंजन चौधरी के बयान से कर लीजिए। अधीर रंजन चौधरी की जो सीट गई, जो कि परम्परागत सीट मानी जाती थी उनकी, वो इसलिए गई क्योंकि वहां पे यूसुफ पठान आ गए थे टीएमसी के, और फिर वहां से चले गए। फिर उस अधीर रंजन चौधरी की तो इस बार की सीट पे भी जब उनकी जो बयान आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे वो टीएमसी जो है कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर थे उनका पानी बंद कर दिया गया था। ये अधीर रंजन चौधरी के खुद के बयान है। तो राहुल गांधी जब फर्स्ट टाइम गए थे, जब उन्होंने पहला संदेश दिया था, तो राहुल गांधी खुद ही कॉन्फिडेंट थे। मुझे तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन से उनको ही वो जो बोलते रहते कि मेरे लोग हैं, वो बता रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी का तो बयान ये सामने है ना। उन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार इसलिए आ रही क्योंकि टीएमसी ने अच्छा शासन नहीं किया है, और आज राहुल गांधी वो घड़ियाली आंसू बहा रहे। देखिए, जहां कांग्रेस खत्म हुई उसकी जगह रीजनल पार्टीज ने ली। तो अगर रीजनल पार्टीज खत्म होती हैं तो कांग्रेस को एक मौका मिलेगा जहां पे वो बीजेपी के खिलाफ अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये कांग्रेस के लिए अच्छी शुरुआत है। हालांकि शुरुआत तो हुई नहीं, क्योंकि 0 के 0 रहेंगे पिछली बार की तरफ से। अब आप टीएमसी का क्या होगा? देखिए, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। इस बार कांग्रेस पार्टी का 2 सीटें जीती है। अच्छा, चलिए, तो फिर तो 200% कब की बात, कब की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, उस अब क्या चाहिए? तो मतलब अब तो खुश नहीं कर राहुल गांधी के लिए हिसाब से काफी अच्छा है ये तो। उसके बाद आप देख लीजिए तो टीएमसी की क्या होगा। तो टीएमसी में आप दो चीजें आप देख सकते हैं, एक ममता बनर्जी का रोल को देखिए, और एक टीएमसी एज अ पार्टी का क्या होगा। तो टीएमसी जो है वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, ठीक है, और वो जैसे कि लेफ्ट का जो कार्डर था वो पूरा टीएमसी में समा गया जब लेफ्ट को ममता बनर्जी ने खत्म किया। हालांकि उस समय कोई ऐसा सवाल नहीं पड़ा कि इतने बड़े बड़े नेता कैसे हार गए। ये वो लेफ्ट जो पश्चिम बंगाल में जिसका पूरा साम्राज्य एक तरह से चलता था, वो कैसे लेफ्ट का गढ़ खत्म नहीं हुआ, मिट गया, बिल्कुल समतल हो गया वहां पे। और आज लेफ्ट की कोई वहां पे एक तरह से उम्मीद भी नहीं बची है। केरला में बची थी, वो भी खत्म हो गई। खैर, तो वो जब समझिए तो ममता बनर्जी का जो रोल होगा, मुझे लगता है कि वो अपने आप को इंडिया अलायंस के एक नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगी। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आता है कि इंडिया अलायंस भी कहाँ है। जब आप एक अलायंस बनाते हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हम सिर्फ जनरल इलेक्शन के लिए बनाएंगे और उसके बाद स्टेट्स में हम एक दूसरे को फिर से एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो जाएंगे। ये आपको लेफ्ट और कांग्रेस में भी दिखा, ये लेफ्ट और टीएमसी में भी दिखा, ये आपको दिल्ली में भी दिखा, और ये आपको पंजाब में भी दिखेगा जब कांग्रेस और आप एक दूसरे के सामने सामने लड़ेंगे। तो इस अलायंस का कोई भविष्य नहीं। जब आपकी आइडियोलॉजी किसी भी अलायंस को लेके, किसी भी चीज को बनाने के सिर्फ ये हो कि मोदी को हराना है, तो फिर वो आइडियोलॉजी नहीं चलती है। क्योंकि जनता चाहती है कि आप अगर वो एनडीए को देखती है और अगर आप चाहते हैं कि उसके मुकाबले ये इंडिया अलायंस को देखे, तो वो चाहना चाहती है कि भाई स्टेट दर स्टेट जो पॉलिसीज हैं उस पे आपका क्या स्टैंड है। और वो तो हो नहीं सकता क्योंकि आप तो परस्पर विरोधी हो जाते हैं स्टेट्स में। तो वहां पे उनका, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अलायंस का कोई भविष्य ना कभी था और आगे भी कभी होगा। हाँ, ममता बनर्जी को आप शायद राहुल गांधी को टक्कर देते हुए शायद देख सकते हैं, जहां पे अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनका एक बयान भी था कि तुम बंगाल को ललकारोगे तो हम दिल्ली को ललकारेंगे। तो शायद मोदी से जो वो उनकी एक अपनी पर्सनल राइवलरी है उसको भी सेटल करने का एक नैरेटिव बिल्डिंग का तरीका हो सकता है। ममता बनर्जी को देखेंगे कि अब वो मोदी पे डायरेक्ट अटैक करते हुए नजर आएंगी, और शायद तब वहां एक प्रतिस्पर्धा भी आपको दिखेगी कि राहुल वर्सेस ममता में से बड़ा लीडर कौन है। हालांकि अभी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, तो अखिलेश यादव भी उस लड़ाई में है। जो अभी तक दीदी दीदी कर रहे थे और उनके पिछलग्गू बने हुए थे, अब अखिलेश यादव भी चाहेंगे कि भाई अभी तक ये कहा जा रहा था कि लड़ना है तो दीदी की तरह लड़ो, देखो वो कैसे बीजेपी को हराती हैं।
ये उदाहरण बिल्कुल। अखिलेश यादव के लिए भी कहा जा रहा था कि आपको ऐसे ही यूपी में करना है जैसे दीदी बंगाल में करती हैं, वो उदाहरण बिल्कुल। भी तो अब नहीं बचा। नहीं बचा। अब स्टालिन भी नहीं बचे। स्टालिन का भी एक था कि मतलब साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में एक कद्दावर नेता के कद्दावर फोर्स के रूप में थे जिसपे कांग्रेस डिपेंडेंट थी। अब तो स्टालिन की पार्टी भी हार गई है, अब तो आपको विजय वहां आ गए हैं। तो अब और तमिलनाडु की जो हिस्ट्री है वैभव, वो ये है कि वहां पे कोई जो फिल्म स्टार अगर एक बार बड़े मत से चुन के आता है, वो जी। कोई वन डे फैक्टर नहीं होता, वो बड़ा फैक्टर और बड़ा फैक्टर बनता है, क्योंकि उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसके साथ और जुड़ती है। वो एक पूरा हिस्ट्री है। अब वो आप देख लीजिएगा, तो चाहे वो डीएमके की हिस्ट्री हो, चाहे वो एआईएडीएम की हिस्ट्री हो, तो अगर टीवी के सही से अगर पॉलिसीज बना लेती है, जो मुझे लगता है कि कर पाएगी, क्योंकि उनके जो पीछे के जो सेकंड हैंड कमांड्स है वो सब लोग वो ऐसे लोग हैं जिनको खुद जयललिता ने ग्रूम किया हुआ है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। तो इंडिया अलायंस की तो आप बात भूल जाइए। अब नैरेटिव में इधर उधर हो सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस की तो बात भूल जाइए। ममता बनर्जी के लिए शायद वो कोशिश करेंगी, पर टीएमसी कितनी रहेगी कितनी नहीं रहेगी ये बिल्कुल, देखने की यही बात मेरा है। आखिरी सवाल भी होने वाला इस बातचीत का। इस सवाल का जवाब पहले राम कुमार जी से ले लेते हैं, फिर आपसे भी ले लेंगे। राम कुमार जी, टीएमसी के पास 29 लोकसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले लोकसभा में बहुमत नहीं है, 240 संख्या है। क्या हम आने वाले दिनों में ऐसा देख सकते हैं कि टीएमसी में कोई टूट फूट हो सांसदों को लेकर, विधायकों को लेकर? क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि टीएमसी के विधायक अब आना चाहते हैं, हो सकता है टीएमसी टूट जाए, हो सकता है बुआ भतीजे में कोई टकराव हो जाए पार्टी की कोई वर्चस्व को लेकर, कब्जे को लेकर। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है? आज की ही बात देख लो भाई साहब, एनडी गठबंधन कह रहा है कि ईवीएम हैक हो गई, और वही उनके भतीजे कह रहे हैं कि नहीं, अगर हैक होती तो मुझे बताओ, मैं लड़ूंगा वो चुनाव आयोग पुराना से। बयान था सर, वो पुराना बयान था, वो संसद में बोल रहे थे, पीछे संसद का परिसर आपको दिख रहा होगा अभिषेक बनर्जी को उस बयान में। जी ठीक है, मैंने आज उसको सुना था, इसके लिए आपके सामने रखा। जी। देखिए, तमिलनाडु में एआईडीएमके का एक उम्मीदवार 83,014 वोट पाता है और टीवीके का 83,015 वोट पाता है। एक वोट से जीत दर्ज हुई है। क्या हुआ उसमें? कोई बवाल हुआ है? और 5 राज्यों में यही चुनाव आयोग है, यही सेंट्रल फोर्सेज है, वहां पे कुछ नहीं, सिर्फ ममता जी का ये नौटंकी है और ये गलत धारणा कर रही है, गलत चीजें छोड़ रही है। और मैं एक बात आपके टेबल पे रखता हूं, इसको आप रख लेना, कि अब बीजेपी बंगाल में आई है कि ये गुजरात होगा। आज 30 साल बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। इतना काम किया जाएगा, इतना विकास किया जाएगा, और बंगाल के जो पूर्व की क्षमता थी वो बंगाल को वापस मिलेगा। और इस साल भर के अंदर पूरी बाउंड्री पूरी हो जाएगी। आयुष्मान कार्ड लोगों के लिए पहली मीटिंग में इश्यू हो रहा है। बहुत से काम होंगे और रिफॉर्म्स भी होंगे। बंगाल के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स करना बहुत जरूरी है। पुलिस को इन्होंने एकदम निकम्मा बना के रखा था और हिंदुओं को विरोधी बना के रखा था, सनातन विरोधी। झंडे तक अगर कोई एक बंगाल में बीजेपी का झंडा लेके अगर 1 किलोमीटर कोई क्रॉस हो जाए तो मुझे बताइए। इस तरह की इनकी छापा वोट और जो पांडा कल्चर था, वो पांडा क्लब, ये भी गौर करिएगा। बहुत सुधार करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पूरा क्षतग्रस्त करके रख दिया है बंगाल को इन्होंने। बिल्कुल। सुजाता जी के पास चलते हैं। सुजाता जी, राम कुमार जी जो बात कह रहे हैं, वैसे बंगाल का इतिहास ही रहा है, 30 साल तक कांग्रेस थी, 34 साल तक लेफ्ट रहा, फिर 15 साल तक ममता दीदी रही। तो क्या बीजेपी अब लंबे अरसे तक टिकने वाली है बंगाल में? और दूसरा ये सवाल आपसे भी होगा कि टीएमसी में क्या कोई टूट फूट देखने को मिल सकती है? ममता बनर्जी पार्टी को एकजुट रख पाएंगी अभी? देखिए, ये जो बातें हैं वो काफी समय से हो रही थी कि टीएमसी में भी 2 धड़े हो चुके हैं, एक अभिषेक बनर्जी का, एक ममता बनर्जी का। इनफैक्ट इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, जो सारे लोग हारे हैं, एक तरह से वो टीएमसी के अभिषेक बनर्जी कैंप के माने जाते रहे हैं। और कुछ जो ऐसे जो मुफ्त सांसद हैं, जो जिनके बयानबाजी हमेशा ममता बनर्जी को एक तरह से संकट में डाल देती है, वो भी अभिषेक बनर्जी के ही कैंप से हैं। तो वो हमेशा से वो टसल चलता रहेगा। अब ये देखने की बात होगी कि किस तरह से टीएमसी में टूट होती है। पर सबसे देखिए, टीएमसी की स्ट्रेंथ जो थी, ममता बनर्जी तो थी ही थी, लेकिन उनका काडर सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था, क्योंकि वो हर जगह पंचायत से लेके हर बूथ लेवल पे हर जगह फैला हुआ था। जो पाड़ा कल्चर की बात हो रही थी, वो काडर का अगर टूट गया, और जो क्यों टूटेगा, क्योंकि वो बंगाल का कल्चर है। पहले वो कांग्रेस का काडर था, फिर बाद में वो लेफ्ट का काडर बन गया, फिर अब वो टीएमसी का काडर बन गया, और अब वो शायद बीजेपी का भी काडर बन जाएगा। अगर
बीजेपी चाहेगी तो, क्योंकि वहां पे लॉयल्टी जो है वो आइडियोलॉजी से नहीं आती, लॉयल्टी जो है वो बहुत सारा जो वहां सिस्टम है उस सिस्टम में आपका बने रहना जरूरी है, और इसीलिए वो सिस्टम मतलब उसमें फिट होने के लिए लोग पुरानी आइडियोलॉजीज को पुराने कपड़ों की तरह छोड़ देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि टीएमसी बहुत दिन तक सस्टेन कर पाएगी। ऑल्सो क्योंकि टीएमसी ने जब देखिए वो सिर्फ बंगाल की पार्टी है, जब उन्होंने त्रिपुरा में कोशिश की फेल हो गए, असम में कोशिश की फेल हो गई, गोवा में पूरी तरह फेल हो गई। तो अब आप देखिए तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर वो यहाँ खत्म होती है तो खत्म ही हो जाएगी, ठीक है। हाँ, कांग्रेस के पास जरूर एक मौका, कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि टीएमसी का फिर से पुनरुद्धार हो, क्योंकि कांग्रेस फिर कैसे अपने आप को बिल्ड करेगी। कांग्रेस के पास एक सुनहरा मौका है, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये चाहेंगे कि टीएमसी बिल्कुल खत्म हो जाए। और दूसरी कौन सी बात पूछी थी मैं, सॉरी। क्या बीजेपी लंबे समय तक रहने वाली है? वो राम कुमार जी ने बात कही थी। देखिए ऐसा तो बीजेपी चाहती है, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रो इनकम्बेंसी जो एक टर्म आया है इलेक्शन में, वो भी बीजेपी के आने के बाद ही हुआ है, क्योंकि इलेक्शन सरकारें इलेक्ट हुई हैं। लेकिन ये है कि बंगाल थोड़ा तो अलग स्टेट है, क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट तो बीजेपी को ये साबित करना है, किसी पार्टी को साबित नहीं करना है, बंगाल के लोगों को साबित करना है कि बीजेपी उनकी अपनी पार्टी है, बंगालियों की ही पार्टी है, क्योंकि वहां पे कल्चरल रेजोनेंस जो है वो बहुत थोड़ा ज्यादा है दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन में। दूसरा, और जो अपनी गुजराती छवि है उसको भी छोड़ना होगा वहां पे बंगाल के लिए। तीसरी जो बात है, जो भी इतनी सारी सिस्टम जो टीएमसी ने बना के रखा था, उसको हटा के अपना सिस्टम लगाना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन पहले दिन से होंगी कि भाई बीजेपी को वोट दिया है तो फिर ये सारी चीजें हो, तो उसको बैलेंस करना। और सबसे बड़ी बात, बंगाल में क्योंकि बहुत सारा औद्योगिकरण नहीं है, कंपनीज नहीं है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है बहुत ज्यादा, तो लोगों की डिपेंडेंसी सरकारी नौकरियों पे बहुत ज्यादा है। और आपको पता है कि सरकारी नौकरियों का पूरे देश में क्या हाल है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक था जो बीजेपी को वोट इसलिए किया है कि बंगाल में चाकरी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अंडर करंट मुद्दा था। एसएससी के जो स्कैम्स हो रहे थे, जो भर्तियां निकल ही नहीं रही थी, वो सारी चीजों को भरना चाहता था। तो मुश्किलें बहुत सारी हैं, पर क्या वो कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में करके दिखाया है, तो बंगाल कौन सी चीज है। लेकिन सुजाता जी, एक छोटा सा और आखिरी सवाल होगा, राम कुमार से भी इसका जवाब ले लेंगे। मुझे पता है आप दोनों को नहीं पता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है पश्चिम बंगाल में, लेकिन ये बात बार बार कही जा रही है कि अगर बंगाल को असम बनाना है, जहां पर लगातार 3 बार से आप जीत रहे हैं, तो आपको हिमंता जैसा कोई नेता चाहिए। क्या शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में हिमंता वाला काम कर सकते हैं आपके हिसाब से? अगर वो भवानीपुर नहीं जीतते तो शायद मैं ये कहती कि नहीं, शायद नहीं, क्योंकि तब उनका प्रभाव मुझे नंदीग्राम और मिदनापुर में दिखता। बिल्कुल, जहां अधिकारी परिवार का दबदबा हमेशा रहा। हाँ, बस वहीं पे, बस। लेकिन जब वो कोलकाता में आके दीदी के गढ़ में दीदी को 15,000 वोटों से हरा देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो खुद में ही एक बड़ा स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ ये भी है कि लॉयल्टी को भी तो आपको अवॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी तब आपके साथ थे जब आपके लिए चीजें बहुत डिफिकल्ट थी, जब आपके लिए झंडा लेके चलना भी मुश्किल था। और आज जब आपके पास नंबर्स हैं, तो अगर चेहरा बदलता है, हालांकि उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बंगाल में बीजेपी इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। एटलीस्ट कम से कम हो सकता है कि कोई फॉर्मूला ले लिया जाए कि 2.5 साल इनको, 2.5 साल उसके, लेकिन जो शुरुआती चेहरा होगा वो डेफिनेटली शुवेंदु अधिकारी का होगा, क्योंकि अगर जनता ने उनको जिताया है तो इसका मतलब यही है कि दीदी से हटके एक नया चेहरा बंगाल की जनता देखना चाहती है, भद्रलोक देखना चाहता है। तो मुझे लगता है कि शुवेंदु अधिकारी ही जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिल्कुल। राम कुमार जी, आपके हिसाब से आपका अनुमान क्या कहता है, शुवेंदु अधिकारी या दिलीप घोष या कोई और? 1000% शुवेंदु अधिकारी है। उसके साथ ये हो सकता है कि कोई उप मुख्यमंत्री मंत्री दे दिया जाए, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी 1000 टका है, क्योंकि उन्होंने जितना ममता जी के अत्याचार को झेला है, 104 बार हाईकोर्ट से रैलियों के लिए परमिशन लाई है, वो कोई एक्सपोर्ट किया हुआ मुख्यमंत्री नहीं झेला है या कार्यकर्ता नहीं झेला है। तो शुवेंदु अधिकारी का अधिकार भी है और उन्हीं को ही मिलेगी, ये भी गारंटी। अमित शाह ने उनको भवानीपुर जानबूझ के लड़ाया था कि आपको लड़ना है, भवानीपुर अपने को जीतना है। और शुवेंदु अधिकारी खुल के कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हम हिंदू के वोट पे जीते हैं, सनातन वोट पे जीते हैं, जैन मुनि सिख के वोटों पे जीते हैं। और सिखों पे हमला हुआ था चुनाव की गाड़ी के समय, वो भी लोगों ने देखा है।
तो ये शुभेंदु अधिकारी का अधिकार भी है, उन्हीं को ये अधिकार प्राप्त होना चाहिए। चलिए राम कुमार जी, सुजाता जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुजाता जी बहुत Thank you, धन्यवाद। थैंक यू। सुजाता जी बड़ा और अच्छा आपने लगा इस चर्चा बेटी, में हम भाग लोगों को लिया। विजिट करके। अगर जी, शुभेंदु बहुत अच्छा अधिकारी लगा। मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये उन मुख्यमंत्रियों की सूची में आ जाएंगे बीजेपी के, जो पहले किसी और पार्टी में थे लेकिन अब बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बन गए। जैसे हिमंता भी पहले कांग्रेस में थे, और भी कई सारे नेताओं का नाम गिनाया जाता है। सम्राट चौधरी अभी बिहार में बने हैं, वो भी संघ के जन्मे नेता नहीं है, बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े नहीं रहे हैं, वो भी बीजेपी में आए थे, उससे पहले कई पार्टियों में वो रह चुके हैं। तो देखते हैं बीजेपी आलाकमान क्या फैसला करता है, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कुर्सी किसे दी जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल की 15 सालों तक सत्ता चलाने वाली टीएमसी इस चुनावी परिणाम को स्वीकार नहीं कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें हराया गया है, 100 सीटें लूटी गई है, चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर खेला किया है। तो आज के लिए तरकश में बस इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.